बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट हम लोगों ने जो कवर किया था वो इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से हमारी जो कुछ थ्योरीज थी वो हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है, जैसे मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट हमारा जो थ्योरीज हैं, पहले हम लोगों ने क्लासिकल थ्योरीज पढ़ी हैं। आज की जो हमारी थ्योरीज हैं वो हमारे पास मॉडर्न थ्योरीज हैं। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आपके पास मॉडर्न थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखते हैं कि आपके पास मॉडर्न थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में ये हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन है। जो आपकी मॉडर्न थ्योरीज हैं उस हवाले से। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ब्रीफ एक ओवरव्यू करेंगे ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम क्लासिकल टू मॉडर्न ट्रेड थ्योरीज की। जो एवोल्यूशन हुआ है क्लासिकल थ्योरी से मॉडर्न ट्रेड थ्योरीज की तरफ से, उसको डिस्कस करेंगे कि क्यों हुआ है। वो इस वजह से हुआ कि लास्ट जो हम लोगों ने देखा कि जो थ्योरीज जो प्रेजेंट की गई उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे हमारे पास। उसका उसके अंदर जो मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया। तो उस हवाले से नेक्स्ट हमारे पास जो न्यू थ्योरीज आई उनको हम लोग कहते हैं कि मॉडर्न थ्योरीज। तो उसके बाद देखें कि मॉडर्न थ्योरी में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एवोल्यूशन जो हुआ क्लासिकल थ्योरी से मॉडर्न थ्योरी में वो क्यों हुआ, और फिर उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे कि इंपॉर्टेंस इन थ्योरीज की क्या है। सबसे पहले आता है हमारे पास एली एक्शर। ठीक है, उसकी थ्योरी है। एली एक्शर की थ्योरी हमारे पास देखें सबसे पहले। ये जो थ्योरी थी ये डेवलप बाय एली एक्शर एंड ब्रिटल ओलन, दो लोगों ने इसको जो है प्रेजेंट किया था। इसको हेक्शर ओलन थ्योरी, एचओ थ्योरी कहा जाता है। एली एक्शर और ब्रिटल ओलन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, और इट इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी। इसको हम लोग फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी भी कहते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि फैक्टर इंडोमेंट होता क्या है। ये जो थ्योरी है ये इन दो लोगों ने प्रेजेंट की। इसको एचओ थ्योरी भी कहा जाता है और इसको फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी कहा जाता है। अब इसका कोर आइडिया क्या है कि जो मेन जो अब ये कह लें कि इस पूरी की पूरी थ्योरी की समरी क्या है। इस पूरी थ्योरी में इन दो लोगों ने, इन दो इकोनॉमिस्ट ने क्या बात की कि कंट्रीज उन गुड्स को एक्सपोर्ट करती हैं दैट यूज देयर अबंडेंट फैक्टर। अबंडेंट फैक्टर क्या होते हैं कि जो काफी ज्यादा मिकदार में हमारे पास फैक्टर मौजूद होते हैं, यानी जिनकी हमारे पास कमी नहीं होती। लातादाद, ये भी नहीं कह सकते कि लातादाद लातादाद उसमें मौजूद होते हैं, क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, लेकिन हमारे पास काफी ज्यादा क्वांटिटी जिन फैक्टर्स की मौजूद होती है उन फैक्टर्स को इंटेंसिवली हम लोग यूज करके गुड्स बनाते हैं और उन गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। और इंपोर्ट क्या चीजें की जाती हैं? इंपोर्ट वो चीजें की जाती हैं कि जिनको अगर यूज करने पे हमारे पास जो है फैक्टर्स, जो स्कार्स फैक्टर हैं, उन वो उनमें मजीद और कमी। स्कार्स फैक्टर्स कौन से होते हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी जो फैक्टर्स हैं वो कम है, अगर हम उनको यूज करेंगे, ठीक है, इंटेंसिवली यूज करेंगे, तो हमारे पास वो फैक्टर्स जो हैं वो हमारे कंट्री से बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। लिहाजा उन स्कार्स फैक्टर को यूज करने की बजाय, ठीक है, उनकी जगह जो गुड्स हैं वो इंपोर्ट कर ली जाती हैं। तो ये मेन आपके पास कोर आइडिया है इस थ्योरी का कि कंट्रीज वो चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे, उन चीज़ों को बनाएंगे और उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे जिनके हवाले से किसी कंट्री के पास रॉ मटेरियल मौजूद होंगे, ज़्यादा मौजूद होंगे और आसानी से मौजूद होंगे। और जो आपके पास इंपोर्ट है वो कौन से गुड्स की जाएंगी जिनके रॉ मटेरियल हमारे पास मौजूद नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपके पास अजम्पशन ऑफ एली एक्शर। जो एली एक्शर, इस बंदे का पूरा नाम है एली एक्शर और ब्रिटन ओलन। हेक्शर ओलन की थ्योरी की अजम्पशंस क्या है? सबसे पहले हमारे पास क्या अज्यूम किया गया। देखिए, सबसे पहले जो है ये अज्यूम किया गया कि आपके पास दो कंट्रीज हैं, दो गुड्स हैं और दो फैक्टर्स होते हैं। कि कोई भी दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रहे हैं और उनके दरमियान दो गुड्स का ट्रेड चल रहा है, जैसा कि आपने क्लासिकल थ्योरी में वाइन और उसकी क्लॉथ की एग्जांपल ली थी, और दो कंट्रीज ए बी लिए थे और दो फैक्टर्स थे लेबर और कैपिटल। दूसरी चीज इसमें फैक्टर इंडोमेंट वेरी, इंडोमेंट फैक्टर जो होते हैं वो वेरी करते हैं। सबसे पहले अब देखने के इंडोमेंट फैक्टर क्या होते हैं कि द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लेबर, कि वो फैक्टर जिसमें मतलब कि क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ लेबर देखी जाती है। कैपिटल कितना है, नेचुरल रिसोर्सेज अ कंट्री पोजेस, के एक जो कंट्री है वो ये तमाम चीजें किस हिसाब में, कितनी क्वांटिटी में, किस क्वालिटी में लेबर, किस क्वांटिटी में कैपिटल और नेचुरल रिसोर्सेज पोजेस कर रहा है, उस चीज को हम कहते हैं कि ये इंडोमेंट फैक्टर है।
तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि जो इंडोमेंट फैक्टर हैं वो वैरी करते हैं, यानी कि कंट्री टू कंट्री वैरी करते हैं। हर कंट्री के अपने जो फैक्टर्स होते हैं, इंडोमेंट फैक्टर्स होते हैं। किसी कंट्री को अल्लाह पाक ने जो है वो मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्स ऐसे दे दिए होते हैं। कुछ कंट्रीज के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं लेकिन उनके पास कैपिटल होता है, कुछ के पास कैपिटल नहीं होता लेकिन लेबर मौजूद होती है, और कुछ के पास जो है नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा मौजूद होते हैं। तो ये इसी बात पे फोकस कर रहे हैं कि इंडोमेंट फैक्टर की वजह से जो आपके पास जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो हमारे पास एग्जिस्ट करती है। और कंट्रीज जो हैं हैव डिफरेंट रिलेटिव अबंडेंस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की उनके पास अबंडेंस होती है, लेकिन वो आपके पास डिफरेंट होते हैं। अब किसी के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल ज्यादा होगा, किसी के पास, किसी कंट्री के पास लेबर होगी, किसी के पास जैसा कि आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार पढ़ते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। तो लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों, ये जो तीन मेन चीजें हैं, ये हर कंट्री के पास ये डिफरेंट होंगी। तो इन्हीं डिफरेंसेस की बेस पे जो आपके पास है इंटरनेशनल ट्रेड वो एग्जिस्ट करती है। उसके बाद है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के, जैसा कि आपने पिछले इसमें टॉपिक में देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है। यहाँ पर भी ये अज्यूम किया गया कि देयर इज नो कॉस्ट एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्टेशन गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज, कि जब दो कंट्रीज के दरम्यान में गुड्स को हम ट्रांसपोर्ट करें, कोई एक कंट्री इंपोर्ट कर रहा है दूसरा एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो नहीं होती हैं। इनके दो कंट्रीज के आपस में एग्रीमेंट होते हैं, किसी भी कंट्री को ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट बर्दाश्त नहीं करने पड़ते हैं। उसके बाद आइडेंटिकल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, बोथ कंट्रीज हैव एक्सेस टू द सेम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अब ये दोनों कंट्रीज आपस में जो है इनके एग्रीमेंट्स हो गए हैं, तो ये दोनों कंट्रीज क्या करते हैं कि सेम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे होते हैं। इसमें ये चीज जो है अज्यूम की गई। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता है कि कोई से दो कंट्रीज आइडेंटिकल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को यूज करें। एक कंट्री जिसके पास किसी भी कोई भी फैक्टर, कोई भी आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, वो उस चीज को यूज करेगा और अपने तरीके से यूज करेगा। दूसरा कंट्री अपने हिसाब से यूज करेगा कि जहाँ पे उसको कॉस्ट कम आए। तो ये इसका जो है क्रिटिकल एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। और जो नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने पढ़ी है, वैसा भी नहीं होता है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन की कोई कॉस्ट बर्दाश्त ही ना करनी पड़ती, कोई किसी किस्म की कस्टम ड्यूटी ही ना अप्लाई हो। जब ये सारी चीजें आपके पास कॉस्ट होंगी ही नहीं, कस्टम ड्यूटी ही नहीं होगी, तो आपके पास हुकूमत को जो है वो एक्सपोर्ट करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो ये भी इसकी क्रिटिकल एनालिसिस में हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन, कि यहाँ पर ये अज्यूम किया गया है कि आपके पास जो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं उनके अंदर परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोली भी नहीं होती, ओलिगोपोली भी नहीं होती है। ये चीजें हम लोगों ने जो है टाइप्स ऑफ मार्केट में डिस्कस की थी कि परफेक्ट कंपटीशन की पांच जो आप कंडीशंस होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन की वो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, इट्स मीन कि परफेक्ट कंपटीशन है, और अगर नहीं हो रही है तो वहां पर इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, जिसमें आपने मोनोपोली और ओलिगोपोली पढ़ी थी, वो क्लास में हम लोगों ने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर यही अज्यूम किया गया कि परफेक्ट कंपटीशन जो होता है मुख्तलिफ कंट्रीज के दरमियान में होता है। ये भी ऐसा भी नहीं होता है कि आजकल के जो टाइम पीरियड चल रहा है उसमें परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशंस जो है वो फुलफिल नहीं हो रही थी। ये भी आपके पास क्रिटिकल एनालिसिस में आ जाएगा। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जैसा पिछले आपने अपनी क्लासिकल थ्योरीज में पढ़ा, यहाँ पर भी यही अज्यूम किया गया कि प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कि जब आपके पास जितनी आप इनपुट दे रहे हैं उसके हवाले से आपको आउटपुट भी उतनी मिल रही होगी, यानी कि कांस्टेंट रिटर्न मिल रहा होगा। जैसा आपने क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था रिटर्न्स के हवाले से, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और कांस्टेंट रिटर्न। तो कांस्टेंट रिटर्न का मतलब होता है कि जब आपकी कॉस्ट और आपके जो रेवेन्यू है वो बराबर हो जाता है। यहाँ पर यही बात की जा रही है कि जितनी कॉस्ट लगाई जा रही है उतना ही हमें रेवेन्यू मिलेगा। ये चीज अज्यूम की गई है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि जब भी आपने कारोबार शुरू किया, शुरू से लेकर आखिर तक कोई 15-20 साल गुजरे हैं, तो आपका जो है कांस्टेंट रिटर्न, अक्सर ऐसा होता है कि आपका इंक्रीजिंग रिटर्न भी हो सकता है, डिक्रीजिंग रिटर्न भी हो सकता है। डिफरेंट जो आपके कंट्री के कंडीशंस हैं उनकी बेसिस पे आपके पास कोई भी इस किस्म की इमरजेंसी आ जाती है कंट्री में, कि जैसे कोरोना वायरस है, या आपके पास पॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं वो खराब हो जाते हैं, तो उससे आपके पास कॉन्स्टेंट रिटर्न वाली बात हमारे पास दुरुस्त साबित नहीं होती है। और ये इसकी अजम्पशन है, और आगे जाके ये अजम्पशन जो है ये इसका क्रिटिकल एनालिसिस में आ जाएगी। फैक्टर्स आर इमोबाइल डोमेस्टिकली बट मोबाइल इंटरनेशनली। अब यहाँ पर ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है इमोबाइल है। इमोबाइल का मतलब है कि वो मूवेबल नहीं है कंट्री के दरम्यान, एक कंट्री से दूसरी कंट्री वो मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सॉरी कंट्री के अंदर जो है वो इमोबाइल है, और कंट्री से बाहर जो है ये आपके पास रिलोकेट हो सकते हैं।
यहाँ पर ये बात की गई है कि फैक्टर्स आर इमोबाइल डोमेस्टिकली, डोमेस्टिकली इमोबाइल हैं, ठीक है, बट मोबाइल इंटरनेशनली। मोबाइल का मतलब होता है कि मूव कर रहे हैं, इंटरनेशनली मूव कर सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिकली आपके पास फैक्टर मूव नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये चीज आपके पास मतलब दुरुस्त नहीं है कि आपके पास जो फैक्टर्स होते हैं वो डोमेस्टिकली भी मूव कर सकते हैं और इंटरनेशनली भी मूव कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो मोबिलिटी है इंटरनेशनली वो थोड़ी मुश्किल होती है कि उसमें बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसके बाद आपको इंटरनेशनली जो मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो जो है मूव कर जाते हैं किसी दूसरे कंट्री में। तो ये चीज़ भी इसका क्रिटिकल एनालिसिस में आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्रिटिकल एनालिसिस हम लोग देखते हैं, जो चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ी हैं वही अभी हम लोगों ने assumption जो डिस्कस की थी वही चीज़ें आपके पास बनेगी क्रिटिकल एनालिसिस में, कि इसकी स्ट्रेंथ्स या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, या आप ये कह लें कि इसके जो आप ये कह लें कि पॉजिटिविटीज क्या हैं, या और इसमें वीकनेस जो है आपके पास, वीकनेस का मतलब है कि इसके वीक पॉइंट क्या है या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। तो पहले हम लोग इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं। एक्सप्लेन ट्रेड पैटर्न, सबसे पहली चीज कि ये ट्रेड पैटर्न को जो है डिस्कस करती है, एक्सप्लेन करती है। ये जो थ्योरी है किस तरह से, कि प्रोवाइड अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रेड पैटर्न बेस्ड ऑन फैक्टर इंडोमेंट। फैक्टर इंडोमेंट की बेस पे आपके पास जो ट्रेड का पैटर्न है वो डिस्कस हो सकता है, वो एक क्लियर होता है कि आपको पता है कि आपके कंट्री के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो फैक्टर्स हैं वो कितने मौजूद हैं, ठीक है, उनकी क्वांटिटी क्वालिटी क्या चीज़ है, उनको देखते हुए आप अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। पैटर्न डिस्कस जो है पैटर्न, आप ये कह लें पैटर्न सेट करते हैं कि किस तरह से हमें ये चीज़ प्रोड्यूस करनी है कम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, या आपके पास ये ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो इनको किस तरह से यूज़ करेंगे और कोई ना कोई चीज़ जो है वो बनाई जाएगी। रोल ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास सबसे अहम चीज़ यहाँ पे रिसोर्सेज का रोल आ जाता है कि मेन चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि सारा का सारा जो रोल है इसमें इंटरनेशनल ट्रेड में, वो आपके पास रिसोर्सेज का रोल है। तो मेन जो हम ये जो है फोकस करें ये रिसोर्सेज पे करें, और सबसे अहम तरीन बात यही है कि आपके पास आपकी कंट्री के रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं। उसके बाद जो भी चीज़ आपने लार्ज स्केल पे बनानी है, स्मॉल स्केल पे बनानी है, इम्पोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, जिस हिसाब से रिसोर्सेज को देखते हुए करते हैं। तो ये इस थ्योरी की पॉजिटिव बात थी। और वीकनेस क्या है कि सिंप्लीफिकेशन नहीं है, ओवर सिंप्लीफाई रियल वर्ल्ड ट्रेड बाय अज्यूमिंग टू फैक्टर्स एंड गुड्स, के जो आपने दो फैक्टर्स और दो गुड्स लिए हैं। ये चीज अगर आप रियल वर्ल्ड में बात करें तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ दो कंट्रीज के दरमियान आपकी जो ट्रेड है वो चल रही है, दो फैक्टर्स हो रहे हैं और दो ही गुड्स जो हैं वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जा रही है। तो ऐसा नहीं होता है। अलॉट ऑफ गुड्स जो हैं और अलॉट ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो यूज करके आपके पास चीजें जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जा रही होती हैं। टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस, जैसा कि आप बताया गया कि सेम टेक्नोलॉजी पे आप जो है वो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि टेक्नोलॉजीज जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, और टेक्नोलॉजी जो है वो डिफरेंसेस जो कंट्रीज में वो आपके पास मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होंगे। अगर आपके पास एक कंट्री है वो थोड़ा डेवलप है, वो अपनी टेक्नोलॉजीज अलग तरीके से यूज करेगा, दूसरा कंट्री जो है वो अपने हिसाब से अपने रिसोर्सेज को देखते हुए अपनी टेक्नोलॉजीज को यूज करके कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस की जाएगी। उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उसमें ये बात की गई है कि डजेंट अकाउंट फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ट्रेड। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है उसको डिस्कस नहीं किया गया, और उसका जो इम्पैक्ट है वो ट्रेड पर नहीं बताया गया, ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात की गई है कि नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अज्यूम की गई है, जबकि ऐसा नहीं होता है कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको बर्दाश्त ना करनी पड़े। और लास्ट वन इज कॉन्स्टेंट रिटर्न। कॉन्स्टेंट रिटर्न का मतलब है जो मैंने आपको पहले भी बताया, वैसे ये जो चीज़ है कांस्टेंट रिटर्न वाली बात, ये भी अज्यूम की गई थी रियल वर्ल्ड में। जो है इस बात से आप बिल्कुल एग्री नहीं कर सकते हैं कि हमें हमेशा कांस्टेंट रिटर्न मिलेगा। हो सकता है कि आपने जो इनपुट दिया आपको आउटपुट उतना ना मिले, हो सकता है आपने जो इनपुट दी है उस हवाले से जो आपने आउटपुट बनाई है, जी सॉरी, जो आपने इनपुट दी है उसमें क्या होगा कि हो सकता है दूसरे कंट्री में अपने रिसोर्सेज को, नए रिसोर्सेज उनके पास आ गए हैं या डिस्कवर कर लिए गए हैं, उन रिसोर्सेज को यूज करके वो अपनी चीजें खुद बना लेंगे। तो आप क्या होगा कि आपसे, यानी कंट्री, कोई भी कंट्री है, कंट्री बी है, उससे जो है चीजें वो इंपोर्ट नहीं की जाएंगी। तो क्या होगा कि आपका लॉ ऑफ जो रिटर्न है, कांस्टेंट रिटर्न है, वो गलत साबित हो जाएगा। तो ये इसके जो आपके पास क्रिटिकल एनालिसिस है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो आपके पास है एली एक्सर के अलावा एक और थ्योरी है जो मॉडर्न थ्योरी है, वो इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करेंगे।